रही हैं तो मैंने आपको बताया था वेव फंक्शन एक ऐसा फिनोमेना होता है जो किसी वेव की प्रॉपर्टीज को, उसके नेचर को, उसके बिहेवियर को एक्सप्रेस करता है, रिप्रेजेंट करता है उसको बोलते हैं वेव फंक्शन। जैसे वेव कौन-सी है, किस नेचर की है, किस टाइप की है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो बताता है कौन? वेव फंक्शन। श्रोडिंगर जो साइंटिस्ट था उसने सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया था। उस टाइम पर भी मैंने आपको वेव फंक्शन के बारे में बताया था जब श्रोडिंगर इक्वेशन बताई थी आपको। तो वेव फंक्शन के बारे में केवल आपको डेफिनेशन में इतना याद रखना है कि वेव फंक्शन एक ऐसा फिनोमेना होता है जो किसी वेव की प्रॉपर्टीज को, उसके नेचर को, उसके बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। ये बताता है कि वेव किस टाइप की है, किस नेचर की है, किधर मूव कर रही है, उसका एम्पलीट्यूड क्या है, उसकी और प्रॉपर्टीज क्या हैं। वो होता है वेव फंक्शन। तरंग फलन एक ऐसा फिनोमेना होता है जो किसी तरंग के गुण को, उसके व्यवहार को, उसकी प्रकृति को या वो तरंग किस दिशा में चल रही है, उसका आयाम कितना है, वो किस दिशा में चल रही है, उसका संचरण नियतांक कितना है, कितनी आगे जाएगी, ये कौन बताता है? तरंग फलन। जो क्लासिकल मैकेनिक्स में यानी जब हम बात करते हैं चिरसम्मत यांत्रिकी में जो विस्थापन काम करता है, डिस्प्लेसमेंट का नाम तो आप सभी ने सुना है। क्लासिकल मैकेनिक्स में जो डिस्प्लेसमेंट का काम करता है, जो डिस्प्लेसमेंट काम करता है, वही क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन काम करता है, सेम टू सेम। चिरसम्मत यांत्रिकी में जो विस्थापन काम करता है किसी भी तरंग के लिए, वही क्वांटम यांत्रिकी में तरंग फलन काम करता है किसी भी तरंग के लिए। तो परिभाषा तो आप सिंपल है यार कि वेव फंक्शन यानी तरंग फलन एक ऐसा फिनोमेना है जो वेव के नेचर को, उसकी प्रॉपर्टीज को, उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है, उसके गुण बताता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है वो बताएगा, उसका व्यवहार कैसा है वो बताएगा, किस दिशा में जा रही है, क्या आयाम रखती है, वो सब बताएगा कौन? वेव फंक्शन। जो काम डिस्प्लेसमेंट करता है वही काम क्वांटम मैकेनिक्स में, क्वांटम यांत्रिकी में वेव फंक्शन करता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, 2 नंबर में आता है व्हाट इज वेव फंक्शन, राइट प्रॉपर्टीज। 2-3 प्रॉपर्टी आप लिख के चले आना क्योंकि 2 नंबर में और कितना लिखेंगे। तो वेव फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी होती है बच्चों। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वेव फंक्शन को डिनोट करते हैं साई से। किससे डिनोट करते हैं? साई से। सभी को मालूम है। तो प्रॉपर्टी होती है साई की वैल्यू सिंगल होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, एकल मान होना चाहिए। साई की वैल्यू सिंगल वैल्यूड, एकल मान होनी चाहिए। देखो सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, उसके बाद अपन ये प्रॉपर्टी लिखते हैं। मैंने आपको बताया था बच्चों, अगर आपको याद नहीं है तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन। और प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाएंगे तो आपको भी मालूम है कांस्टेंट आता है, लेकिन मैंने उस कांस्टेंट को क्या मान लिया है? 1 मान लिया है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन। किसी भी कण की जो प्रायिकता होती है, तरंग यांत्रिकी के अनुसार किसी भी कण की प्रायिकता तरंग फलन साई के वर्ग के अनुपाती होती है। तरंग यांत्रिकी के अनुसार किसी भी कण की प्रायिकता तरंग फलन साई के वर्ग के अनुपाती होती है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये मैं क्यों बता रहा हूँ मालूम है? जिससे आपके माइंड में पहले सेट हो जाए ये बात, क्या कि जब भी मैं वेव फंक्शन की बात करूंगा, तरंग फलन की बात करूंगा, वेव फंक्शन की बात करूंगा, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि मैं प्रोबेबिलिटी की हिसाब से बात कर रहा हूँ। जब भी मैं वेव फंक्शन यानी तरंग फलन की बात करूंगा, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, साथ में प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है? तो साई की वैल्यू सिंगल होना चाहिए, सिंगल वैल्यू। साई की वैल्यू क्या होना चाहिए? सिंगल। क्यों होना चाहिए सिंगल? अगर साई की वैल्यू सिंगल नहीं हुई, मान लो बहुत सारी वैल्यू होगी, कैसे? जैसे मान लो ये वेव चल रही है, ठीक? भाई वेव का ही तो वेव फंक्शन होता है, तो ये वेव चल रही है। मान लो साई की वैल्यू 1 या तो साई बच्चों प्रोबेबिलिटी भी बताता है, पार्टिकल के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी बताता है। अगर साई की वैल्यू 1 से ज्यादा ले लो तो पार्टिकल यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है, कोई भी नहीं बता सकता। पार्टिकल कहाँ होगा कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि साई की वैल्यू बहुत सारी है। इसीलिए साई की वैल्यू क्या होना चाहिए? हमेशा सिंगल होना चाहिए। सिंगल होने से क्या फायदा है? आप पार्टिकल को आसानी से माउंट कर सकते हो कि पार्टिकल यानी कि कण केवल यहीं पर,
पार्टिकल कहाँ है, कण कहाँ पर, यहाँ पर, इसलिए सिंगल वैल्यू नॉट होना चाहिए। आपको थोड़ी ना लिखना है, आपको तो इतना लिखना चाहिए, एग्जाम में जब आएगा तो आपको इतना लिखना है, साई मस्ट बी सिंगल वैल्यू, साई का एकल मान होना चाहिए, बस हो गया। आपको नहीं बताना है कि 4 मान होंगे, तो साई के अगर 4 कण के पाए जाने की प्रायोरिटी अब वो अलग अलग जगह मिलेंगे, कि यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, तो कण कहाँ है आपको कहीं नहीं पता चल पाएगा, पार्टिकल कहाँ है कहीं नहीं पता चल पाएगा, क्यों, साई की वैल्यू बहुत सारी है, और साई क्या बताता है, पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी भी बताता है, कण की प्रायिकता भी बताता है, इसलिए साई की वैल्यू क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। सेकंड, साई की वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए, अब फाइनाइट मतलब परिमित, फोन बजना फाइनाइट मतलब परिमित, अब फाइनाइट तो होगी यार, अगर मान लो इनफाइनाइट हुई तो पार्टिकल कैसे फाउंड करोगे आप, पार्टिकल फाउंड ही नहीं कर पाओगे, कहाँ पर है, साई की वैल्यू अगर इनफाइनाइट है तो इसका मतलब ये हुआ पार्टिकल इनफाइनाइट तक हो सकता है, कहीं भी पार्टिकल की फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी इनफाइनाइट तक हो सकती है, वो पॉसिबल नहीं है कभी भी, तो साई फाइनाइट होना चाहिए, साई का मान पता होना चाहिए कि इतना है, 0 से 1 है, 0 से 2 है, 0 से 4 है, तो कम से कम आपको ये पता रहेगा कि पार्टिकल इसके अंदर ही है, 0 से 1 हो गई तो उसके अंदर ही है, या पार्टिकल की वैल्यू 0 से 1 का मतलब एक ही वैल्यू 1 है, वैल्यू तो 0 से स्टार्ट होती है, जैसे मैंने कहा साई की वैल्यू 2 है, तो 0 से 2 तक पार्टिकल कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर इनफाइनाइट हुई तो पार्टिकल को आप ढूंढ नहीं पाओगे, प्रोबेबिलिटी का काम खत्म हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी वहां पर आपकी शून्य हो जाएगी, क्योंकि आप कण का पता ही नहीं कर पाओगे, कण कहाँ पर है ये नहीं पता कर पाओगे, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड होने की कितनी हो जाएगी, तो उसका आंसर 0 हो जाएगा, इसीलिए साई का मान फाइनाइट होना चाहिए, साई की वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए, परिमित होना चाहिए, पता होना चाहिए। थर्ड, सिंपल है, और साई कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब होता है सतत, साई की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, कंटिन्यूअस यानी सतत होनी चाहिए, कंटिन्यूअस का मतलब बच्चों है साई की वैल्यू कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब आपको पता है पार्टिकल मान लो मैंने ये कंटिन्यूअस वेव बना दी, कंटिन्यूअस वेव बना दी, तो आपको पता है पार्टिकल यहाँ से आकर कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, है ना, यहाँ से आकर कहीं मिल जाएगा, आप मान लो मैं कंटिन्यूअस वेव नहीं बनाता, डिसकंटिन्यूअस बनाता है, ऐसा बना या डिस्क्रीट बनाता है, तो आप कैसे बता सकते हैं पार्टिकल कहाँ होगा, यहाँ होगा तो बता दोगे, यहाँ होगा तो बता दोगे, यहाँ होगा तो बता दोगे, लेकिन यहाँ तो बता ही नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ तो वेव ही नहीं है, जब वेव ही नहीं है तो वेव फंक्शन कहाँ से होगा, यहाँ भी वेव नहीं है तो वेव फंक्शन कहाँ से होगा, और मान लो पार्टिकल यही हुआ तो आप बता ही नहीं पाओगे, पार्टिकल यहाँ हुआ तो बता ही नहीं पाओगे, साई की वैल्यू कंटिन्यूअस यानी सतत होना चाहिए, सतत या कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि वेव फॉर्म टुकड़ों में नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअस चलती रहना चाहिए, क्यों, अगर मान लो टुकड़ों में हुए पता चला पार्टिकल नहीं मिल रहा है बीच में, तो फिर आप बता ही नहीं पाओगे पार्टिकल यहाँ, क्योंकि पार्टिकल को आप कहाँ ढूंढोगे, वेव पर, क्योंकि वेव का ही तो वेव फंक्शन होता है, तो साई की वैल्यू क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, सतत होना चाहिए, डिस्क्रीट नहीं होना चाहिए, डिस्क्रीट मतलब विविक्त बोलते हैं हिंदी में, डिस्क्रीट या विविक्त नहीं होना चाहिए, नहीं तो विविक्त अगर डिस्क्रीट मिलेगी तो आपको आधे आधे में पार्टिकल दिखाई देगा, आधे में नहीं दिखाई देगा, आधे में दिखाई देगा, आधे में दिखाई नहीं देगा, तो हो सकता है पार्टिकल यहाँ होगा तो आपको दिखेगा ही नहीं, तो एक ही होगा। नेक्स्ट, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की बात करते हैं, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की बात करते हैं, तो पार्टिकल की जो फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी होती है या उसका जो वेव फंक्शन होता है वो टाइम इंडिपेंडेंट होता है, काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण की बात करेंगे तो कण के पाए जाने की प्रायिकता या फिर तरंग फलन का मान काल अनाश्रित होता है, मतलब प्रोबेबिलिटी कभी भी टाइम पर डिपेंड नहीं करती, टाइम जैसे कोई भी आपने वेव फंक्शन लेट कर लीजिए, साई बराबर साई नॉट e की पावर माइनस का आई ई टी अपॉन एच, क्योंकि साई की वैल्यू सभी जो बच्चे पढ़ चुके हैं पहले उनको मालूम है साई की जो वैल्यू मिलती है वो e की पावर माइनस का आई, फिर जो भी लिखा हो, मैंने तो ये ले लिया है जो भी लिखा हो इस फॉर्म में मिलती है,
और जब बच्चों मैं इसका साई कंजुगेट निकालता हूँ ना, साई कंजुगेट तो कैसे निकालेंगे, साई नॉट e की पावर, कंजुगेट कभी भी निकालेंगे तो e की पावर माइनस आई है तो प्लस का आई आ जाएगा, dt अपॉन h। सभी को मालूम है कॉन्जुगेट जब भी निकालते हैं सम्मिश्र संयुग्म बोलते हैं इसको, सम्मिश्र संयुग्म बोलते हैं, निकालेंगे तो आई की पहले वाला साइन बदल जाएगा, साई की वैल्यू हमेशा इसी फॉर्म में होगी, e की पावर माइनस का आई दो भी लिखा होगा आगे। अब मैं दोनों का अगर मल्टीप्लाई करूं साई साई कंजुगेट निकालूं तो मालूम क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा साई नॉट का स्क्वायर आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों के बेस से में पावर ऐड करेंगे तो ये और ये e की पावर 0 आ जाएगा और वो 1 होता है। तो इसी को तो बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। साइज मैंने नोट बना के भी लिखवाया था, जिन बच्चों को मालूम होगा इससे पहली वाली क्लास जो होगी जिससे पहली से पहली, उन्हें पता होगा साई साई कंजुगेट को साई स्क्वायर बोलते हैं और उसी को ये बोलते हैं, ये पूरा डिटेल में लिखवा दिया था। साई साई कंजुगेट को ये बोलते हैं साई स्क्वायर। जिस बच्चे को नहीं पता है तो लेट करके, मतलब साई की वैल्यू a प्लस आई थी और साई की वैल्यू a, साई कंजुगेट की वैल्यू a माइनस आई लेट करके निकाल लेना आपके घर पे बैठ के आराम से। इसी को ये बोलते हैं, इसी को ये बोलते हैं। तो ये क्या टाइम पर डिपेंड कर रही है, नहीं, जब भी टाइम मैंने ध्यान दिया है। तो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की बात करते हैं, मान लो उसका सॉल्यूशन ये है, फिर आपने उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली तो दोनों का मल्टीप्लाई किया तो वो तो टाइम इंडिपेंडेंट निकला। तो ये नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी। काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण का अगर आप हल निकालते हो और फिर उसके बाद प्रायिकता निकालते हो, उसके बाद अरे म्यूट कर लो, उसके बाद प्रायिकता निकालते हो आप, तो प्रायिकता जब भी निकालेंगे तो वो काल अनाश्रित निकलेगी, टाइम पर डिपेंड नहीं करेगी। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि मान लो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, एक काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण, उसका हल ये है, फिर आपने क्या किया, उसका सम्मिश्र संयुग्म ले लिया, कंजुगेट ले लिया, मल्टीप्लाई किया तो उसको, इसी को तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी टाइम पे कहाँ डिपेंड करता है, तो ये नेक्स्ट पॉइंट होता है। अगला पॉइंट ये होता है कि, अगला पॉइंट ये होता है, इसको मिटा देता हूँ, ये आपको तो लिखने की जरूरत नहीं है, बता दूं एग्जाम में तो शॉर्ट में लिखना है, मैं तो आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में तो एक ही लाइन के बच्चों, जैसे वेक्टर में दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है, दो वेक्टर लंबवत होते हैं तो उनका डॉट गुणनफल 0 होता है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। वैसे ही हमने दो फंक्शन लेट कर लिए, एक साई आई और दूसरा साई जे, इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी है ई आई, इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी है ई जे। आप एक फंक्शन और दूसरे फंक्शन के कॉन्जुगेट का किसी भी वॉल्यूम में, वॉल्यूम मतलब 3 बार इंटीग्रेशन और डीवी लगाना पड़ेगा, किसी भी वॉल्यूम में प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो हमेशा आपको 0 मिलेगा। कितना मिलेगा, 0। एक बार फिर बताता हूँ, मान लो एक तरंग फलन साई आई है, इसके संगत ऊर्जा ई आई है, दूसरा तरंग तरंग फलन साई जे है, उसके संगत ऊर्जा ई जे है, और अगर आप एक तरंग फलन का सम्मिश्र संयुग्म और दूसरे तरंग फलन का गुणा करते हो किसी भी आयतन में, आयतन मतलब 3 बार इंटीग्रेशन, तो वो हमेशा आपको 0 मिलेगा। और ये 0 तभी मिलेगा जब साई आई और साई जे ऑर्थोगोनल होंगे, लाम्बिक बोलते हैं, लाम्बिक, ये कंडीशन होती है। जैसे डॉट प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर का तो आपको 0 मिलता है, वो कंडीशन किसकी होती है, परपेंडिकुलर की। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या मिलता है, 0। ऐसे ही दो फंक्शन कभी भी ऑर्थोगोनल होंगे, लाम्बिक होंगे, दो फंक्शन मतलब साई आई और साई जे दोनों अगर लाम्बिक होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं, तो किसी भी वॉल्यूम में आप एक फंक्शन और दूसरे फंक्शन के कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट करते हो तो वो हमेशा आपको 0 मिलेगा। दो तरंग फलन साई आई और साई जे लाम्बिक होते हैं तो किसी भी आयतन में आप एक तरंग फलन और दूसरे तरंग फलन के सम्मिश्र संयुग्म का गुणनफल करते हो तो आपको 0 मिलेगा हमेशा।
साई आई और साई जे ये कंडीशन होती है आपको याद रखना। साई आई और साई जे का कॉन्जुगेट का मतलब समेट की सेटिस्फाई होगी, किसी भी वॉल्यूम में निकालोगे तो वो हमेशा 0 होगा। तो लास्ट है फिफ्थ पॉइंट, इधर का मिटा देते हैं, इधर का हटा देते हैं। वैसे लिखना चाहो तो टेम्परेरी लिख लिया करो, ऐसे मतलब अगला वाला याद रखना, अगली वाले यूनिट में भी काम है। अगला वाला याद रखेंगे, अगला वाले में काम आएगा साई स्क्वायर। जब भी साई स्क्वायर की बात करूँ ना, समझ जाना प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। साई स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी तब जब x की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। मतलब पार्टिकल मान लो x डायरेक्शन में जा रहा है और पार्टिकल कहाँ है, इनफाइनाइट। कहाँ है, इनफाइनाइट में। तो पार्टिकल के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 शून्य। प्रोबेबिलिटी जो होती है प्राइम का जो होती है वो हमेशा साई स्क्वायर के बराबर होती है। पार्टिकल अगर इनफाइनाइट पे है तो आप क्या ढूंढ पाओगे, नहीं ढूंढ पाएंगे। तो फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी 0 है। जहां पार्टिकल को आप प्राप्त कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, वहां प्रोबेबिलिटी होती है प्राइम का। अब इनफाइनाइट को कौन जाके ढूंढेगा, इनफाइनाइट में पार्टिकल मिलेगा ही नहीं आपको, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, 0 होगी। किसी चीज को ढूंढ ही नहीं पा रहे हो तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 होगी। तो x इक्वल टू इनफाइनाइट पर, अनंत पर कण के पाए जाने की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। ये चीज आप याद, पार्टिकल नहीं मिलता है वहां पार्टिकल के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। तो आप तो 3-4 वैल्यू भी लिख सकते हो। देखो साई सिंगल वैल्यूड होता है, एकल मान होता है। साई परिमित फाइनाइट होता है, साई का मान क्या होता है, फाइनाइट होता है। साई परिमित होता है, साई सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है। और x इक्वल टू इनफाइनाइट पर साई की वैल्यू तो साई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, दो चार बस दो नंबर में जो भागा है। बाकी अगर आप दो और याद रख सकते हो तो रख सकते हो। एक ये ऑर्थोगोनल कंडीशन होती है, साई आई और साई जे का जो कॉन्जुगेट होगा वो हमेशा उसी वॉल्यूम ऑन पॉपुलर डिमांड मैं आप सबके लिए लाया हूं की एक बहुत प्रॉपर्टी है वेव फंक्शन की, 2 नंबर में आता है। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ नेक्स्ट यूनिट। कोई भी डाउट आता है तो लास्ट में 4-5 मिनट पहले ये सर भेजोगे सर क्या? हाँ सब भेजेंगे, सब भेजेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अगली वाली जो यूनिट है उसका फर्स्ट क्वेश्चन, अगली वाली जो यूनिट है क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम यांत्रिकी, इस ये यूनिट छोटी है लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है बहुत लेंथी है। व्यक्ति ये कहता है, लड़का भी ये कह रहा है, अरे यार सर एक ही क्वेश्चन होगा, एक दिन में वो भी 1 घंटा कंटिन्यू चलेगा तब। तो बड़े बड़े क्वेश्चन है पहली चीज। दूसरा एक जैसे क्वेश्चन लगेंगे आपको थोड़े से, तो वो पहला वाला जो कराया दूसरा वाला भी लगभग ऐसे ही लग रहा है, बट सॉल्यूशन सबके अलग अलग होंगे। तो सेकंड वाली यूनिट का नाम भी क्वांटम मैकेनिक्स है, यहाँ से सब बच्चे ध्यान लगाएंगे। तो सबसे पहले यूनिट का नाम लिखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम यांत्रिकी। सेकंड और फर्स्ट भी यही थी, क्वांटम मैकेनिक्स क्वांटम यांत्रिकी सेकंड। सबसे पहला जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो क्वेश्चन मैं आपको सुनाता हूँ, फिर आप उसका सॉल्यूशन करेंगे। मतलब नहीं करवाऊंगा, आप क्या करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है वो सुन लो पहले। तो बच्चों क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो ये है, अनंत गहराई, जिससे आप क्या है कम से कम मेरे से ये नहीं पूछ पाओगे सर ये ले कैसे रहो, है ना। क्वेश्चन में ये क्वेश्चन ये है, आपको लिखना नहीं है बस सुनना है, लिख पाओ तो भले ही लिख लेना लेकिन सुनना है। अनंत गहराई तथा चौड़ाई ए के एक विमीय विभव कूप में कण के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण लिखिए तथा उससे कण का आइगन फलन एवं आइगन मान ज्ञात कीजिए। आइगन फलन एवं आइगन मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी क्वेश्चन सुन लें, फिर आंसर में समझा जाऊंगा कि क्या पूछ रहा है। पूछेगा राइट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल इन ए पोटेंशियल वेल ऑफ विड्थ a and infinite depth
and obtain the eigen function and eigen energy of अब particle बंद हो from गई थी, it. क्यों चालू की? ये क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। मम्मा आपसे बोला गया है, हमें वो हेडिंग कौन सी बनानी है, जगह थी? ठीक है? आप समझाता रहूं। एक बिमी है, एक बिमी है, टेबल की विभव दौलतगंज का है। Q में बता, देखिए आप। कण की गति। एक करना है। बिमी है, विभव कूप में कण की गति। इंग्लिश में बोलेंगे मोशन ऑफ पार्टिकल, पढ़ने मोशन ये तो उसकी है। ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल। अरे यार मम्मी मना कर रहा है। देखो, आपसे बोला गया है एक बिमीय विभव कूप में कण की गति, पोटेंशियल वेल। पोटेंशियल वेल का मतलब होता है, जैसे क्वेश्चन लिख देता है, फिर भी आप समझ लो। पोटेंशियल वेल यानी विभव कूप का मतलब होता है एक ऐसा बॉक्स जिसकी हाइट इनफाइनाइट, एक ऐसा बॉक्स जिसकी हाइट क्या हो, इनफाइनाइट हो। डेप्थ भी बोल देते हैं, डेप्थ भी बोल देते हैं, गहराई, अनंत हो। डेप्थ नीचे से लोगे तो हाइट, ऊपर से बोलेंगे तो डेप्थ, गहराई अनंत हो, इनफाइनाइट। वो होता है पोटेंशियल वेल, विभव कूप। सुनना ध्यान से, पूरा समझ लेना। पोटेंशियल वेल यानी विभव कूप का मतलब होता है एक ऐसा बॉक्स जिसकी ऊंचाई या गहराई अनंत हो, इनफाइनाइट। पोटेंशियल वेल यानी विभव कूप का मतलब ये होता है जिसकी हाइट या डेप्थ क्या हो, इनफाइनाइट हो। वैसे क्वेश्चन में लिखता है पहली चीज। दूसरा, बॉक्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है? बॉक्स का मतलब वो नहीं घर में डब्बा रहता है। बॉक्स का मतलब यहाँ पर होता है एक ऐसा रीजन जहां पर पार्टिकल के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी होती है। क्वांटम मैकेनिक्स में बॉक्स का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा रीजन जहां पर कण पाया जाता है, पार्टिकल के फाइंड होने की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होती है। एक ऐसा रीजन, एक ऐसा क्षेत्र जहां कण पाया जाता है, ये बॉक्स का मतलब होता है। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ पोटेंशियल वेल का। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, विड्थ उसकी ए है। विड्थ क्या है, चौड़ाई क्या है, ए है। तो हाइट कितनी है, इनफाइनाइट। या डेप्थ कितनी है, इनफाइनाइट। तो चलो देखो डायग्राम कैसे बनाएंगे। डायग्राम डायग्राम ठीक है। चौड़ा वन डायमेंशनल बोल रहा है बच्चों। वन डायमेंशनल का मतलब पार्टिकल केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करे। कहां से कहां पे, जीरो से ए। चौड़ाई क्या बोली है उसने, विड्थ क्या बोली है, क्वेश्चन में बोलेगा ए बोलेगा तो हम बी ले लेंगे, वो बी बोलेगा तो हम बी ले लेते, वो नहीं बोलता फिर अपनी मर्जी। चौड़ाई दी है बॉक्स की, डेप्थ या हाइट कितनी है, इनफाइनाइट। डेप्थ या हाइट कितनी है, इनफाइनाइट। डेप्थ या हाइट कितनी है, इनफाइनाइट। पार्टिकल इसके अंदर ही, और पार्टिकल का मास क्या है, तो वो मूव कहां से कहां तक कर रहा है, जीरो से ए तक, जीरो से ए तक। जब भी पार्टिकल किसी बॉक्स के अंदर रहता है या किसी रीजन के अंदर रहता है, तो उस पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगता। ये मैं पहले कई बार चर्चा कर चुका हूँ। जब भी कोई पार्टिकल बॉक्स के अंदर रहता है, बॉक्स मतलब रीजन, एक रीजन, डेफिनेट रीजन, उस रीजन के अंदर या बॉक्स के अंदर रहता है, तो उस पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगता है, उस कण पर कोई बल नहीं लगता है। पार्टिकल पर जब कोई फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स इक्वल टू जीरो। बॉक्स के अंदर है तो वो तो कहीं भी घूम सकता है, तो क्या रोक टोक भी नहीं है। आप कमरे के अंदर पढ़ रहे हो, ड्यूटी आपने लगा दी है, आप पढ़ रहे हो, सो रहे हो, क्या पता है, मजे से आने से हो सकता है लेटे हो, घूम रहे हो, टीवी देख रहे हो, कोई फोर्स नहीं लगाने वाला है। कमरा खोल के पढ़ो तो देख मम्मी खड़ी होंगी, तो फोर्स इक्वल टू कितना, जीरो। फोर्स अगर जीरो है तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क जीरो। वर्क अगर जीरो है तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल वी से भी डिनोट कर देते हैं और यू से भी डिनोट कर देते हैं, जैसी आपकी मर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, वर्क जब जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल भी तो जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल मतलब विभव, विभव
क्यों जीरो हो जाएगा? तो वो भी तो W/Q होता है, तो जीरो। तो देखो वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर जब पार्टिकल अंदर रहता है, मोशन करता है, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, क्योंकि वो पार्टिकल फ्री पार्टिकल होता है, उस कण को मुक्त कण भी बोलते हैं। तो वहां फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। फोर्स जीरो है तो वर्क भी जीरो हो जाएगा। भाई बल का मान शून्य है तो कार्य वगैरह में क्या होगा? बल इंटू विस्थापन, वो भी शून्य हो जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा को ही तो वर्क बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी मतलब वर्क, वो भी जीरो। तो पोटेंशियल या विभव का फॉर्मूला होता है W/Q, भी जीरो। सब जीरो हो गया बॉक्स के अंदर। तो बॉक्स के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ पे जीरो हो गई, V बराबर पोटेंशियल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ पर और इसके बाहर पोटेंशियल की वैल्यू इनफाइनाइट तक हो सकती है। इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है भाई, बॉक्स के बाहर तो पार्टिकल पर कुछ भी फोर्स लग सकता है, और वर्क भी कुछ भी हो सकता है, फिर पोटेंशियल भी कुछ भी हो सकता है। तो वो इनफाइनाइट तक हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। इनफाइनाइट का मतलब बहुत ज्यादा बड़ा, जो भी वैल्यू आए, बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, कहने का मतलब ये है। तो बॉक्स के अंदर V का मान जीरो हो गया, पोटेंशियल एंड विभव का मान शून्य हो गया। और बॉक्स के बाहर या बॉक्स की दीवारों पर भी कण देखो कहां तक चला जाएगा? चला जाएगा। तो वहां भी क्या हो जाएगा? पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो हो जाएगा। बॉक्स की वॉल पर, दीवारों पर भी पोटेंशियल इनफाइनाइट होता है, और उसके बाहर भी पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट। आप केवल इतना भी याद रखोगे ना, कितना, कि बॉक्स के अंदर पोटेंशियल जीरो, बाहर इनफाइनाइट, बस हो गया काम आपका। अगर आप इसको लैंग्वेज में लिखोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो क्या, कि x की वैल्यू अगर लेस देन जीरो, अगर जीरो से कम है, तो पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। और x की वैल्यू अगर जीरो और a के बीच में, इसके जीरो और a, पोटेंशियल कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और x की वैल्यू ग्रेटर देन a है, मतलब a से बड़ी, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। कई सारी बुकों में ऐसा भी लिखा रहता है, ये भी लगा रहता है। आपकी मर्जी है, लगाना है लगा दो, नहीं लगाना तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये होता है यहाँ पर भी पोटेंशियल इनफाइनाइट होगा, यहाँ पर भी इनफाइनाइट होगा। इसका मतलब ये होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर भी इनफाइनाइट होगा, इसके बाहर भी इनफाइनाइट होगा। यहाँ पर भी इनफाइनाइट होगा, इसके बाहर इधर भी इनफाइनाइट होगा। और अगर नहीं भी लगाओगे तो भी चल जाएगा, तो भी गलत नहीं करेगा वो आपको। लेकिन जीरो से ए तक बात करेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? जीरो हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने मैथमेटिकली भी एक्सप्रेस कर दिया। बॉक्स के अंदर जो कण रहता है उसका पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है, विभव का मान शून्य होता है। लेकिन उस बॉक्स के बाहर पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी, विभव या स्थितिज ऊर्जा अनंत तक हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, हम बात करेंगे बॉक्स के अंदर, हमें बाहर से कोई मतलब नहीं है, बॉक्स के अंदर की बात करना है हमें। ठीक है, तो चलो इसको तो मैं रफ कर देता हूँ, कोई मतलब है नहीं इसका, है ना, ऐसे ही लिख दिया था मैंने समझाने के लिए। चलो मिटा दें। सर 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 एक मिनट सर। ऐसे लिख लिया करो, समझने के लिए लिख लिया करो। हेलो सर सर सर। हाँ बोलो बोलो। चलो जी, इस साइड क्या रखा था? लेफ्ट कर गया था थोड़ा हमारे साइड एक्स छोटा बड़ा हुआ, जीरो जीरो छोटा एक्स, ये क्या है? मतलब ये क्या था? लेफ्ट कर गया था तुम समय के लिए हमारे। ये तो डायग्राम को देख के लिख दिया ना, कैसे मतलब कैसे लिख दिया सर? डायग्राम को देख के ऐसे लिखा कि जीरो से लेकर ए तक पोटेंशियल कितना है? जीरो है। जीरो से ए तक जीरो है, और जीरो के बाहर मतलब इधर आओगे तो लेस देन लग जाएगा, तो इनफाइनाइट है। और ए के उधर जाओगे तब भी इनफाइनाइट, ये लिखा है बस। ठीक है, ओके सर ओके सर। मिटा देता हूँ डायग्राम, डायग्राम को आप माइंड में याद रखना है, ठीक है, नहीं तो डेरिवेशन नहीं मिल पाएगा। हम बॉक्स के अंदर की बात करेंगे, किसके अंदर की? बॉक्स के अंदर की। बॉक्स के अंदर देखते हैं पोटेंशियल भी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। अब मालूम है जिन बच्चों को नहीं पता है उन बच्चों को तो याद रखना पड़ेगा श्रोडिंगर इक्वेशन। उन बच्चों को जैसे संडे टू संडे क्लास लो ना, तब समझ में आएगा कि श्रोडिंगर इक्वेशन। अब जिन बच्चों ने क्लास नहीं ली है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वाली, उनको याद रखना पड़ेगा कि दोनों एस्टिमेट करा सकते हैं।
तो संडे को क्लास लेते हो सर क्या? अभी नहीं लेंगे बाद में। We go there. Schrodinger equation. Schrodinger equation for free particle. और 1D की बात करेंगे, 1 डायमेंशन। मुक्त कण के लिए श्रोडिंगर समीकरण किसकी बात करूंगा? 1 डायमेंशनल की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? 1 डायमेंशनल की बात। श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल, मुक्त कण के लिए श्रोडिंगर समीकरण। ये बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा, जिस बच्चे को नहीं पता है। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर नहीं दिखे तो बता देना आप, है ना। अगर आपको नहीं दिखे ना तो मुझे बता जरूर दिया करो। 2m ई अपॉन एच कट का स्क्वायर साई बराबर 0। मुक्त कण वो कण होता है जिसमें स्थितिज ऊर्जा का मान 0 हो जाता है। फ्री पार्टिकल वो पार्टिकल है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, और उसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन में निकलवा चुका हूं, ये रहता है। जिसको नहीं पता है वो याद रखेंगे, उसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन ये रहती है, ये वाला। और कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे बेझिझक पूछते भी जाएं। तो ये सबसे पहला स्टेप। ये तो जिन बच्चों को नहीं पता है उनको याद रखना पड़ेगा। ये एच कट है, इसको बोलते हैं एच कट। एच नहीं है, और एच कट की वैल्यू होती है एच अपॉन 2 पाई। एच कट, जहां एच कट बराबर क्या होता है? एच अपॉन 2 पाई। तो ये फ्री पार्टिकल यानी मुक्त कण के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन है। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर 2m अपॉन एच का स्क्वायर पाई बराबर 0। श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण। मेरा पहला स्टेप। ठीक, अगला स्टेप। अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन में ये पूछेगा श्रोडिंगर इक्वेशन लिखो, उसका सॉल्यूशन निकालो, उसकी एनर्जी निकालो, फिर एनर्जी की आइगन वैल्यू निकालो, फिर एक आध दो क्वेश्चन और ऐड करता है तो मैं आपको इसी में बता दूंगा क्या क्या करता है। तो सबसे पहला स्टेप होगा ये इक्वेशन लिखना, जिस बच्चे को नहीं पता है याद रखना। अब डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर प्लस इस पूरे को मैं के स्क्वायर मान लूंगा, के स्क्वायर साई बराबर, जहां के स्क्वायर बराबर कितना है? 2me अपॉन एच कट का स्क्वायर। अब कई बच्चों में दिमाग में ये भी आता है तो सर ने के स्क्वायर ही क्यों माना, ये क्यों नहीं माना, के स्क्वायर क्यों माना है, के क्यों नहीं माना? तो बच्चों आपको बता दूं, यहाँ कितनी बार डिफरेंशियल होता है? 2 बार। तो आप के स्क्वायर मानो। 3 बार होता था के क्यू मानो, 4 बार होता था के 4 मानो। जितनी बार डिफरेंशियल होगा उतनी यहाँ के मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा वो भी देखेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको पूरे को के स्क्वायर मान लिया सिंपलीफिकेशन के लिए। मैंने के स्क्वायर कैसे माना? क्योंकि मैंने देखा यहाँ डबल डिफरेंशियल है इसलिए के स्क्वायर मान लिया। क्यों माना? क्योंकि इसको डालने वाला हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट और लिखने वाला हूँ लेफ्ट। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 का हल क्या? साई बराबर a sin kx और b cos kx। समीकरण डाल के कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ने ये कैसे मान लिया यार, a sin kx b cos kx। वो मैंने ऐसे मान लिया कि इसका आप 2 बार डिफरेंशियल करो तो यहाँ रखो, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। 2 बार डिफरेंशियल करो, यहाँ रखो। मैं जल्दी से करके दिखा देता हूँ, देखना जरा ध्यान से, देख लेना डिस्टर्बेंस। देखो 2 बार डिफरेंशियल करते हैं, डेल साई अपॉन डेल एक्स निकालते हैं, a साइन का डिफरेंशियल हो जाएगा cos kx का k हो जाएगा, cos kx का k हो जाएगा। फिर इसका माइनस b cos का हो जाएगा sin kx और kx का k sin kx। ये एक बार करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक बार और डिफरेंशियल करो, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर 1 k। cos का हो जाएगा माइनस साइन, फिर kx का एक बार और आ जाएगा तो k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस पहले लगा दिया मैंने, माइनस साइन kx का हो जाएगा cos kx, k एक और आ जाएगा तो b k स्क्वायर cos kx।
फिर इसके बाद बच्चों माइनस का के स्क्वायर कॉमन निकाल लेना, तो ब्रैकेट में बचेगा a sin kx प्लस b cos kx। इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, sin, और इसकी जगह ये वाली वैल्यू यहाँ रख दो, सेटिस्फाई कर जाएगा। इसकी जगह ये वाली वैल्यू यहाँ रखो, सेटिस्फाई कर जाएगा। कोई किसी का सॉल्यूशन क्यों होता है, क्योंकि वो उसको सेटिस्फाई करता है। तो समझ में आया के स्क्वायर का माना। अगर मैं के मानता यहाँ, तो आप दो बार डिफरेंशियल करते तो आपको के स्क्वायर मिलता, फिर आप क्या करते, समझ में आ रहा है। तो इसलिए मैंने के स्क्वायर माना है, क्योंकि अगर मैं इस सॉल्यूशन का 2 बार डिफरेंशियल करूंगा तो ये उसको सेटिस्फाई कर देगा, मतलब ये इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन तो आपने लेट कर लिया, लेकिन इसमें जो कांस्टेंट है a है, b है और k है, उसकी वैल्यू निकालना जरूरी है। बस उसकी निकालो वैल्यू, आंसर आ सॉल्यूशन आ जाएगा आपका। चलो निकालते हैं। ये आपको नहीं लिखना है, करवा रहा हूं। तो आपने क्या किया, इसका सॉल्यूशन माना, और सॉल्यूशन मानने के बाद अपन इसको सॉल्व करें। देखो बच्चों, बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन, सीमा शब्द देखो इसमें। बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन ये होती है x इक्वल टू 0 पर साई इक्वल टू x इक्वल टू 0 देन साई इक्वल टू 0, और x इक्वल टू a देन साई इक्वल टू 0। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे x इक्वल टू 0 पर समझ में नहीं आया, तो ये रहा बॉक्स, ये रहा x इक्वल टू 0, ये रहा a, ठीक है। ये बॉक्स की हाइट कितनी थी, इनफाइनाइट थी। ये बॉक्स की हाइट कितनी थी, पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक इनके बीच में, यहाँ पर थी ना, दीवारों पर नहीं। तो पार्टिकल की दीवारों पर पाए जाने की प्रायिकता शून्य होगी, क्योंकि दीवारों की जो ऊंचाई है वो अनंत तक जा रही है। दीवारों की जो ऊंचाई है वो अनंत तक जा रही है। जो इसकी हाइट है या बिल्ड डेप्थ बोल सकते हैं, वो कितनी इनफाइनाइट है। तो पार्टिकल यहाँ नहीं है, पार्टिकल इनके बीच में बॉक्स में कहीं रखा हुआ है, इनके बीच में कहीं भी रखा हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं 0 पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता, फाउंड होने की प्रोबेबिलिटी, तो आप कहोगे सब 0। क्यों, इनफाइनाइट हाइट है, कहाँ ढूंढोगे, इसकी भी इनफाइनाइट हाइट है, कहाँ ढूंढेंगे। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0। प्रोबेबिलिटी 0 का मतलब साई भी 0। क्यों, p अगर 0 है तो p का फॉर्मूला नहीं होता साई स्क्वायर बराबर 0। p अगर 0 है तो p इक्वल टू साई स्क्वायर होता है, तो साई भी 0 हो जाएगा, साई भी क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया आपको। तो बॉक्स की दीवारों पर कण नहीं पाया जा रहा, कण कहाँ मिल रहा है, पार्टिकल कहाँ मिल रहा है, इनके बीच में। यहाँ पर कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या है, 0, क्योंकि इसकी हाइट क्या है, इनफाइनाइट। तो x इक्वल टू 0 पर साई इक्वल टू 0 मिलेगा, और x इक्वल टू a पर भी साई इक्वल टू 0 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। ठीक, तो ये बाउंड्री कंडीशन है। तो दो बाउंड्री कंडीशन है, कम से कम 2 कांस्टेंट तो निकल ही आएंगे। रखो जरा इसमें, पहली बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, x इक्वल टू 0 देन साई इक्वल टू 0, ये फर्स्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है। रखो जरा इसमें फ्रॉम सेकंड, सेकंड में रखना जरा है, साई की जगह 0 रखा तो 0, a साइन x की जगह 0 रखेंगे, x की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो गया, प्लस b cos kx, x की जगह 0 रखेंगे तो cos 0 1 हो जाएगा, तो b कितना आ जाएगा आपका, 0 आ। b की वैल्यू निकाला है, b की वैल्यू वापस इसी में रखते, जो वैल्यू निकालो ना उसी में रखते जाना। देन फ्रॉम साई इक्वल टू a साइन kx, और b की जगह 0, खत्म हो जाएगा। ये वैल्यू कहां से निकाली, यहीं से। आपने साई बराबर x बराबर 0, साई बराबर 0 इसी में रखा, b आ गया, b को वापस उसी में रख दिया, तो ये आ गया। जो आपकी हेल्प कर रहा है उसी का फुल भी है, तो p लिया, b बराबर 0, ये आ गया। इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर। अपने मन से रखना पड़ता है क्या सर ये? हाँ, पापा अपने मन से रखना पड़ता है सर क्या, 0 0 1? नहीं ये दिया हुआ है, उनका वो टेबल की परीक्षा फोटो दिया रहेगा कि अपने मन से रखना पड़ेगा? बना देंगे, अपने मन से स्टार्ट होगा। थ्योरी में लिखना पड़ेगा, हमने बनाएंगे थ्योरी में दुकान 1 डायमेंशनल बॉक्स था दुकान ना, वाले से। उसमें 0 पर प्रोबेबिलिटी 0 है और a पर भी प्रोबेबिलिटी 0 है,
तो प्रायिकता का मान 0 पर भी 0 है, a पर भी 0 है, मतलब साई का मान अभी देख 0 लूंगा। पर भी 0 मिला और a पर भी 0 मैं चोरी से देख पता चलेगा आपको, ये हैं? तो ना अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाओगे। ये आ गया। अब उसके बाद फिर दूसरी कंडीशन रखते हैं, x इक्वल टू a देन साई इक्वल टू x इक्वल टू a और साई इक्वल टू, उधर का मिटाऊंगा मैं, उधर का मिटाऊंगा। इसमें किसी को पूछना है तो पूछ लेना भैया, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। ऐसा ना हो कि समझ में नहीं आ रहा, चल रहा है मिल रहा है। जो बच्चे नए हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत आनी है, क्योंकि उसका कारण ये फर्स्ट यूनिट निकल चुके हैं ना, इसीलिए। तो ये बाउंड्री कंडीशन है, x बराबर 0 पर भी साई 0 पर भी कर्ण नहीं मिल रहा है, अनंत तक नहीं मिल रहा है। x इक्वल टू a पर भी हाइट इनफाइनाइट है, तो वहां भी साई 0 है। पहली बाउंड्री कंडीशन लगाई मैंने, अब वैल्यू आई, उसी को वापस इसी में पुट कर दिया। दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, क्या आने वाला है, क्या आएगा इसमें। अब ये सारी चीजें आप याद रखना, मैं आपको लास्ट में पूछूंगा। तो यहाँ रखो जरा, इसमें साई की जगह 0 रख दी, 0 बराबर, साई की जगह 0 बराबर 0 a साइन के x की जगह क्या रखेंगे, a साइन के। तो ये a तो कभी 0 हो नहीं सकता, a तो कभी 0 हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, a कभी 0 हो नहीं सकता। साइन के a बराबर 0, a और b और k, तीन की वैल्यू निकालना है। या ऐसा भी बोल देते कई बच्चे, a को 0 में ले जाओ, तो a के 0 में a का डिवाइड लगेगा तो 0 अभी आ नहीं जाएगा, ऐसे भी खाना। बोल देते हैं। a को वो नीचे ले जाओ, इसलिए तो 0 पापा अपॉन a क्या हो पे जाएगा, ऐसे बोल देते हैं। साइन के a बराबर 0, बच्चों जो 0 लिखा हुआ है ना, कई बच्चे क्या करते हैं, साइन के a बराबर 0, तो के a बराबर 0, यहाँ a की वैल्यू निकाले तो गलत हो जाती है। साइन के a बराबर 0, तो 0 को लिखेंगे सम साइन n पाई। समझ में आ रहा है क्यों लिखा है n पाई। अगर केवल ऐसा होता, कैसा कि साइन x बराबर 0, तो आप तुरंत लिख देना x बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। सर लेकिन अगर कभी ऐसा लिखा, अगर कभी ऐसा लिखा, सुनिए, साइन x बराबर 0 लिखा है तो तुरंत लिख देना x इक्वल टू 0। लेकिन अगर कभी ऐसा लिखा हो साइन kx बराबर 0, तो आप कभी मत लिखना kx बराबर 0, कभी मत लिखना। क्यों, k की वैल्यू में जरूर है ना कि 0, भाई मैं k की यहाँ वैल्यू कुछ भी रखूं, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। तो कभी अगर कोई नंबर लगाओ ना इसके आगे, तो कभी आप ऐसे मत लिखना, गलत हो जाएगा। ऐसे लिखना, साइन n पाई तो क्या होता है, 0 होता है। और साइन n पाई का यूज तभी करना है जब a के साथ में कुछ होता है, और यहाँ केवल एक ही टर्म होता, a होता, तो आराम से आप लिख सकते। जैसे साइन x बराबर 0, तो आप आराम से लिख सकते हो x इक्वल टू 0। लेकिन साइन kx बराबर 0 है, तो कभी मत लिखना kx इक्वल टू 0, नहीं गलत हो जाएगा। kx इक्वल टू आपको n पाई लिखना, क्या लिखना पड़ेगा, n पाई। आप पूछ सकते हो। चलो आगे बढ़े। सर साइन से साइन गया। हाँ बोलो। सर हाँ हाँ बोलो। सर ये सेकंड दोबारा बता दीजिए। कौन सा, ये हाँ यहाँ से। अब देखो, मैंने तो इक्वेशन मिटा दी है बेटा। साई बराबर इक्वेशन थी a साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। तो उसमें आपने बाउंड्री कंडीशन ये रखी है, साई की जगह 0 रखा है, एक्स की जगह 0 रखा है। तो साई की जगह 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, a साइन एक्स की जगह भी 0 रखना है तो 0 प्लस b cos x की जगह 0 रखना है, तो ये तो हट ही गया, cos 0 1 होता है, तो ये बच गया 0 इक्वल टू 0 प्लस b और cos 0 1। तो b की वैल्यू जो 0 आई वापस आपने इसी में रखी, तो जब आप इसमें रखोगे तो ये टर्म हट जाएगा, केवल ये बच गया।
अब बताओ, बताना है आगे कुछ, मिटा दें? तो यहाँ से हमने देखा कि हमने लिखा इसको साइन एन पाई, साइन से साइन चला गया तो के ए बराबर आ गया एन पाई, साइन साइन चला गया तो के इक्वल टू आ गया एन पाई बाई, ये के की वैल्यू आ गई, के की वैल्यू आ चुकी है, बी की वैल्यू आ चुकी है। अब किसकी वैल्यू रह गई है? ए की वैल्यू रह गई। तीन कांस्टेंट देना, ए बी और के, और लाइफ लाइन आपकी खत्म हो चुकी, मतलब दो बाउंड्री कंडीशन थी, दोनों आपने लगा दी। एक पहली ये लगाई तो आपकी बी आ गई, दूसरी ये लगाई ये आ गई। अब रह गया ए। अब ए के लिए क्या करें? तो आपको मालूम है जीरो से लेकर ए तक, जीरो से लेकर ए तक पार्टिकल के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी जो भी हो, लेकिन अगर मैं जीरो से लेकर ए तक उसका सम कर दूं तो कितना होगा? समझ में आ रहा है आपको? जीरो से लेकर ए तक हर पॉइंट पर पार्टिकल के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी अलग अलग होगी, कण के पाए जाने की प्रायिकता अलग अलग होगी। लेकिन जीरो से लेकर ए तक अगर मैं जोड़ दूं सबको, पार्टिकल के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दूं तो कितना मिलेगा? 1। 1 से ज्यादा कभी होता भी नहीं है। तो जीरो से लेकर ए तक पार्टिकल के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो हमेशा 1 होता है। तो सम को आप इंटीग्रेशन भी लिख सकते हैं। सम को क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन भी लिख सकते हैं। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जीरो से लेकर ए तक सम को इंटीग्रेशन भी लिख सकता हूँ। पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी होगी, पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है? एक्स में जा रहा है, dx लिख देंगे, वो उसका सम कितना होगा? 1। जीरो से लेकर ए तक कण के पाए जाने की प्रायिकता का जो योग होगा, सम होगा, सम को इंटीग्रेशन में लिखते हैं, वो कितना होगा? 1 होगा। ठीक, तो जीरो से लेकर ए, पी की जगह लिखेंगे साई स्क्वायर, साई स्क्वायर इंटू dx बराबर 1। अब चक्कर ये है कि साई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? तो बच्चों के की वैल्यू जैसे आप यहाँ रखोगे, मैं इसको मिटा देता हूँ इतने पार्ट को। देखो मैंने क्या बताया था, जिसमें आप जैसे आपने क्या किया था, x इक्वल टू ए और साई इक्वल टू 0 किसमें रखा था? इसमें। तो आपका क्या आया? ये आया। क्या आया? के को वापस इसी में रखेंगे, के को वापस इसी में रखेंगे तो साई कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? जीरो से ए साई स्क्वायर, ए साइन, के की जगह क्या रखेंगे? एन पाई अपॉन ए, एन पाई अपॉन ए इंटू एक्स, और इंटू डी एक्स बराबर, ये तो साई की वैल्यू होगी, लेकिन यहाँ साई का स्क्वायर है, मॉड जरूरत ही नहीं है मॉड लेने की, स्क्वायर लगा। समझ में आया मैंने क्या लिखा है? के की वैल्यू एक स्टेप मैंने कम कर दिया है, के की वैल्यू आप यहाँ रखोगे तो आपका कितना आ जाएगा? ए साइन, के की जगह एन पाई ए अपॉन एक्स आ जाएगा, फिर वो वैल्यू आप यहाँ रखोगे, क्योंकि पी किसके बराबर होता है? साई स्क्वायर के। साई स्क्वायर रखेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ ए का स्क्वायर भी आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन ए इंटू डी एक्स बराबर में कितना? 0 नहीं है, सॉरी 1, 0 नहीं है 1। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? साई की वैल्यू यहाँ रखेंगे, साई बराबर ए साइन, ऐसे ए की जगह एन पाई एक्स अपॉन, ये आप देख सकते हैं, तो ये साई उठा के आपने कहाँ रख दिया, तो इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके क्या आएगा? ए स्क्वायर को बाहर निकाल देना, जीरो से ए साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन ए इंटू डी एक्स बराबर 1। सॉल्यूशन बता रहा हूँ इसका मैं, ए स्क्वायर को मैंने बाहर निकाला, जीरो से ए साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कोई नहीं कर सकता, ना ही होता है उसका, तो क्या करूं मैं? साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ये सभी को मालूम। तो बच्चों यहाँ लिखूंगा 1 माइनस कॉस थीटा की जगह कितना है? थीटा की जगह कितना है? पूरा का पूरा, तो 1 माइनस कॉस 2 n पाई x अपॉन a
इंटू डी एक्स बराबर 1। थीटा की जगह कितना लिखा है, एन पाई एक्स अपॉन ई, उठा के यहाँ डिवाइड में जो 2 आएगा उसको मैंने बाहर निकाल दिया। समझ में आ रहा है, साइंस पर थीटा थीटा से कंपेरिजन कराया और यहाँ रख दिया, डिवाइड में जो 2 आया इसके नीचे उसको मैं बाहर ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेट करो जरा इसको। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, कई बच्चे 0 लिख जाते हैं। 1 का इंटीग्रेशन dx यानी x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x हो जाएगा माइनस cos का इंटीग्रेशन बच्चों होता है sin 2n पाई x अपॉन a। cos का इंटीग्रेशन होता है sin डिवाइडेड बाय x का जो भी कोएफिशिएंट है कितना है 2n पाई अपॉन a। लिमिट है 0 से a बराबर है 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, cos का इंटीग्रेशन sin हो गया, डिवाइडेड बाय x का जो भी a स्क्वायर अपॉन 2। पहले अपर लिमिट रखेंगे x की जगह कितना है a माइनस x की जगह a माइनस, फिर यहाँ x की जगह a रखूँ तो जब बच्चों x की जगह मैं a रखूंगा तो a से a कट जाएगा, sin 2n पाई आता है। और sin 2n पाई की वैल्यू सभी बच्चों को मालूम है, जो बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और इनका मैथ ठीक ठाक है तो उनको मालूम है sin 2n पाई 0 होता है। साइन में सब 0 होता है, 2n पाई n पाई t पाई सब 0। तो यहाँ रखा मैंने a तो sin 2n पाई a से कट जाएगा, sin 2n पाई 0, ये पूरे 0 हो गए। फिर 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे तो 0 और 0 यहाँ रखेंगे तो 0 मतलब 0 बराबर 1। फिर यहाँ से हम निकालेंगे a स्क्वायर की वैल्यू, 2 को इधर ले जाना 2 ये नीचे आ जाएगा और यहाँ से a आ जाएगा आपका a बराबर अंडर 2 अपॉन 0 से लेकर a तक पार्टिकल फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है वो 1 के बराबर होता है। कण के पाए जाने की प्रायिकता वो होती है 1 होती है, भले ही कुछ अलग अलग हो लेकिन सबको जोड़ दोगे तो बनेगी। ई की जगह साई स्क्वायर लेना, साई की वैल्यू आपको मालूम है, ये वाली वैल्यू रख दी, ए स्क्वायर को बाहर निकाला, साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे लिखते हैं, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। इसके बाद इसको बाहर निकाल दिया, इसके नीचे जो 2 था इंटीग्रेट कर दिया तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। साई की जो भी वैल्यू आई वो ए की जो भी वैल्यू आई वो आपने कहाँ रख दी, आपने कहाँ रख दी, इस इक्वेशन में रख दी। कौन सी इक्वेशन में, जो के रखने के बाद जो इक्वेशन मिली थी ना आपको, के रखने के बाद जो इक्वेशन मिली ये वाली a sin n पाई x अपॉन ये वाली इक्वेशन मिली थी ना आपको, ये वाली, इसमें आपने a रखा, साई बराबर आ जाएगा अंडर रूट 2 अपॉन a sin n पाई x अपॉन, ये सॉल्यूशन है। जो आपने श्रोडिंगर इक्वेशन दिया था उसका सॉल्यूशन ये रहा। एग्जाम में 6 नंबर में क्वेश्चन आता है तो पूरा पूछते हैं सॉल्यूशन, साथ में अभी अगले टर्म पे मैं आइगन वैल्यू निकालूंगा। अभी क्यों नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि कम से कम आधा पौन घंटा और लगेगा। मैंने कहा था ना 1 घंटा पूरा लेता है, आज क्या है वो वेव फंक्शन वाले में चला गया ना, नहीं तो आज पूरा कंप्लीट हो जाता है। अभी मैं इसकी आइगन वैल्यू निकालूंगा, आपको आइगन फंक्शन बताऊंगा और ये बताऊंगा कि ये साई की जो वैल्यू है वो कहाँ कहाँ 0 होती है और कहाँ कहाँ मैक्सिमम होती है, और इसके साथ डायग्राम बनाऊंगा, तब जाके आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा, है ना। तो ये साई बराबर इसका सॉल्यूशन निकाल लिया। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को दिक्कत है पूछ सकता है, यहाँ तक मैं उसको नोट्स भेज दूंगा, उसको स्टडी कर लेना ढंग से और फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म पे इसके आगे कंटिन्यू करूंगा तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन ये जरूर कर लेना। नेक्स्ट टर्म पे आगे कंटिन्यू करते हैं, जिस बच्चे को डाउट है वो पूछ सकता है, बाकी बच्चे जा सकते हैं, लेट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन डेली कंटिन्यू किया करो तभी समझ आए। सर व्हाट्सएप पे पूछ लिया करो। हाँ बोलो। साइन एन बाई 0 क्यों लिया था आपने? साइन n पाई 0 होता है,
साइन n पाई 0 होता है। साइन n पाई मतलब जैसे n की जगह 1 रख दो, 2 रख दो, 4 3 रख दो, साइन पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सब 0 होता है। अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं लिख देता हूँ। देखो क्या लिख देता हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता है मैं बता दूँ। साइन n पाई 0, साइन 2n पाई 0, cos n पाई -1 की पावर n, cos 2n पाई 1। और किसी भी प्रकार की समस्या है तो पूछिए।